हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4। आई होप 3 लेक्चर्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल किया था। और चलो देखते हैं आप कितना रिवाइज करके आए हो। ले आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई थी, उस एक्सपेरिमेंट से हमें सबसे पहली बार किस चीज़ के बारे में पता चला था? इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, या न्यूट्रॉन के बारे में? ठीक है, तो आई होप आपका आंसर आ चुका है ना बच्चे। तो राइट आंसर क्या है इसका? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें पहली बार किसके बारे में पता चला था? न्यूक्लियस के बारे में पता चला था। इसीलिए हम इसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। तो आई होप आपका ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ भैया मेरा तो ठीक है। ठीक है, और उसी के साथ फिर हम चलते हैं एक थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन पे, जो भी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट पे ही बेस है। क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री इज 36 पर मिनट। भैया हर एक मिनट में 36 पार्टिकल, ठीक है, स्कैटर हो रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, देखो रदरफोर्ड का मॉडल क्या था कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए थे, अनडेविएटेड गए थे, कुछ पार्टिकल्स डेविएट करे थे। अब हमने ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered is inversely proportional to साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं हमने। और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था जेड स्क्वेयर के। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए, किस एंगल पे स्कैटर्ड हुए, वो डिपेंड करता था, ठीक है, एंगल पे और एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, तो उसी डाटा को यूज़ करते हुए, अब इस डाटा को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं कि जब हमारा एंगल है 60 डिग्री, थीटा वन 60 डिग्री है, तो अल्फा वन कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हुए? 36 पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। वो कह रहे हैं कि अगर एंगल 90 डिग्री हो और बाकी सारी की सारी कंडीशंस सेम रहें, ठीक है, एंगल 90 डिग्री हो, बाकी सारी कंडीशन सेम रहें, तो कितने पार्टिकल डेविएट करेंगे, कितने पार्टिकल एक मिनट में डेविएट हुए होंगे? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, डेविएटेड, स्कैटर्ड, जो मर्जी आपका मन करे वो आप लिख सकते हो। डिफ्लेक्टेड लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको नए नए वर्ड भी सीखने को मिलते रहें। 1/sin⁴ थीटा बाई 2। तो दोनों के लिए ये लगा दो भाई, ठीक है ना, दोनों के लिए लगा दो कि अल्फा वन इज इक्वल टू का साइन लगाओगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं के। ठीक है, इंटू 1/sin⁴ 30 डिग्री, 60/2 कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, और अल्फ़ा टू के लिए ही के 1/sin⁴ इंटू 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, अल्फ़ा वन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा टू, ये कितना आ जाएगा? sin⁴ और 45 डिग्री अपॉन sin⁴ 30 डिग्री। अल्फ़ा वन की वैल्यू 36 अपॉन अल्फ़ा टू sin⁴ 1/√2, 1/√2 की पावर 4, एंड sin 30 1/2, 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा वन अपॉन अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू, ये 2 की पावर 4 अपॉन √2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 कर सकते हैं, तो ये 4 बचा। 36 अपॉन अल्फ़ा टू इज़ इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा टू की वैल्यू कितनी आई? 9। अल्फ़ा टू की वैल्यू कितनी आई? 9। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, आपका भी यही आंसर आया होगा, है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसमें आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट ईजी ही है। ठीक है,
चलो चलते हैं, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले भैया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11 12 की पूरी पीसीएम आपको फ्री में कराई जा रही है, जो बोर्ड्स में भी मदद करेगी आपको, मेंस और एडवांस के लिए भी। ठीक है, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, आगे आगे आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। जैसे आपके सितंबर टेस्ट आने वाले होंगे तब आपको असाइनमेंट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें होंगी और वो भी ज़ीरो कॉस्ट पे, तो मेरे हिसाब से आप अपने दोस्तों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। आज हम क्या पढ़ते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं, थोड़े से रिजल्ट्स आज हम देखने वाले हैं। जैसे अगर हम रेडियस ऑफ एटम की बात करें या साइज ऑफ एटम की बात करें, देखो रेडियस लिखा हो कि जनरली एटम का साइज किस ऑर्डर का होता है, तो वो लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली उसे हम लेते हैं 10⁻⁻10 मीटर। एटम का साइज क्या होता है, ये होता है। साइज लिखा हो या रेडियस लिखी हो, बात एक है, क्योंकि अगला चैप्टर में आपको साइज और रेडियस एक दूसरे की जगह यूज होते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो होती है बेटा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसको आप कहीं कहीं 1 फर्मी भी लिखा मिलेगा आपको, क्योंकि 1 फर्मी में कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। तो इस डाटा को देख के, ठीक है, इस डाटा को देख के आप ये कह सकते हो कि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, देखो अगर मैं इनकी रेशो भी लूँ, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या आएगी, 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15। तो यहाँ से एटम का साइज देखना, साइज ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम इज 10⁻5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये 5 टाइम्स नहीं है, ये 10⁻5 है। ठीक है, 10,000 गुना बड़ा रेडियस की बात है, और ये साइज मतलब रेडियस, रेडियस। चलो इसकी ना वॉल्यूम भी देखते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में मिल सकते हैं और आपको इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसकी वॉल्यूम का रेशो लूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हो या एटम हो, अभी तक इसको क्या कंसिडर किया जाता है कि स्फेरिकल है। कैसा है, स्फेरिकल है। तो स्फेयर की रेडियस क्या होगी भैया, 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या आ जाएगा, क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 का क्यूब अपॉन 10⁻⁻15 इसका क्यूब। तो ये क्या बचा, 10⁻⁻30 अपॉन 10⁻⁻45। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम की रेशो देखो कि एटम की वॉल्यूम कितनी ज़्यादा बड़ी होती है न्यूक्लियस की वॉल्यूम से। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। आज हम कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम क्या कवर करेंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे, फिर उसके बाद आपका अगला मॉडल स्टार्ट होगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस की रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब ये न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
न्यूक्लियॉन्स बेटा हम कलेक्टिवली कहते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और जो किसके इक्वल होगा? एन प्लस पी किसके इक्वल होता है? मास नंबर के। एन प्लस पी को हम क्या लिख सकते हैं? मास नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से जो रेडियस है न्यूक्लियस की, तो हम आर से लिखते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ए की पावर 1/3। और यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं बेटा, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने बोला आर नोट की पावर 1/3। ठीक है, अब ये आर नोट की वैल्यू क्या होती है? आर नोट की वैल्यू ध्यान रखना 1.1 फर्मी से 1.44 फर्मी तक हो सकती है। ठीक है, जनरली सेंटीमीटर में भी रख देते हैं, तो 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर से 1.44 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। मीटर में तो आपको पता ही है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में भी कई बार आपको यूज़ करने को मिलेगा। तो आर नोट की वैल्यू, और ये आर नोट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, आर नोट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या होती है बेटा? गिवन होती है। ठीक है जी, क्लियर है? तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये निकालने को आ जाता है। जैसे अगर हम इस पे एक एग्जांपल करें, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ निकल 2864 न्यूक्लियस। ठीक है, आर नोट की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं? रेडियस ऑफ निकल के न्यूक्लियस की हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला क्या होगा? आर नोट इंटू ए की पावर 1/3। तो आर नोट की पावर 10⁻⁻13 इंटू ए कितना हो गया? 4 की पावर 1/3। तो ये कितना आया? 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में आएगा ये? सेंटीमीटर में। ओके, चलो यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये आपको ध्यान में रखने के पॉइंट हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको आगे कॉन्सेप्चुअली हेल्प करती हैं। ठीक है, कि एटम और न्यूक्लियस के साइज में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर? अब ऐसे ही एक और चीज़ है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सबको पता है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और मास कितना होगा बेटा? मास किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास के। ठीक है, मास किसके बराबर होता है? देखो, मास जो होगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जिसको हम क्या लेते हैं? ए। एटॉमिक मास हमारा मास नंबर। अब यहाँ पे ए, जैसे अगर मैं हम एग्जांपल लें He24, है ना? अगर इसके हम ए की बात करें, ए की वैल्यू कितनी है? 4। 4 बेटा यू है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो हम AMU में पुट करेंगे। ठीक है, 4 AMU। और एक AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ग्राम में बात करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सर ये कहाँ से पता लगा? भैया ये आपको चैप्टर नंबर 1 में सब चीज़ें सिखाई हैं। ठीक है, AMU वगैरह आपने वहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे मास की जगह हम क्या लिखेंगे? AMU अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ किसकी डेंसिटी की बात हो रही है? न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात हो रही है। तो ये जो रेडियस रहेगी, ये भी किसकी रहेगी? न्यूक्लियस की रहेगी। रेडियस भी किसकी रहेगी? न्यूक्लियस की रहेगी। अब रेडियस न्यूक्लियस की कैसे निकाली जाती है?
यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर नोट ए की पावर 1/3। तो सब चीज़ें क्लियर हैं, पुट करें। चलो जी नेक्स्ट पेज पे हम पुट करते हैं। डेंसिटी, बहुत बढ़िया रिलेशन यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा। ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपॉन 4/3 इंटू पाई इंटू आर नोट ए की पावर 1/3 का क्यूब। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की जगह हमने ये वैल्यू डाली, तो ए इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 4.3 इंटू पाई इंटू आर नोट का क्यूब इंटू ए की पावर 1/3 इंटू 3 करोगे क्या आएगा ए। तो यहाँ से ये चीज़ क्या होगी, कैंसिल होगी। यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हुई। अब देखो यहाँ पे क्या मज़ेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 और 4/3 इंटू पाई इंटू आर नोट की वैल्यू अगर मैं मिनिमम भी रखूँ 1.1 इंटू 10⁻13 का क्यूब करें, तो यहाँ से 1.66 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 4/3 इंटू पाई इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 क्यूब हो गया इंटू 10⁻⁻39। अब मैं सिर्फ इस एक्सपोनेंशियल को सोल्व कर रहा हूँ, इसको और इसको सोल्व कर रहा हूँ। बाकी का मसला जो भी सोल्व करके आएगा मैंने उसको ले लिया x, ठीक है, कोई भी वैल्यू आए। जब इनको सोल्व करके लिखूँगा तो आएगी 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 1.66 अपॉन 4/3 इंटू पाई इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 को सोल्व करके क्या आ रहा है मैंने, और मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे ध्यान देना चाहता हूँ, डेंसिटी देखना किस ऑर्डर की आ रही है, 10⁻15 डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू डैश इंटू 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भैया 10⁻15 इज अ वेरी वेरी लार्ज नंबर, ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा नंबर है 10⁻15, आप सभी को भी ये पता हुआ है। तो मीन्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा हैवी डेंसिटी से आप अभी के लिए क्या मतलब निकाल सकते हो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, हैवी होता है। ठीक है, साइज बहुत छोटा है। देखो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम तो बहुत छोटी है 10⁻⁻15। रेडियस की अगर हम बात करें 10⁻⁻15 के ऑर्डर की होती है, बहुत छोटी है। और डेंसिटी उसमें आ रही है 10⁻15 की, मतलब बहुत ज़्यादा मास कंसनट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है डेंसिटी न्यूक्लियस की, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। न्यूक्लियस के बारे में कभी भी पढ़ें कि न्यूक्लियस हल्का होता है, भारी होता है, बहुत भारी होता है भाई न्यूक्लियस, बहुत हैवी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मेरे को देखो, इस फॉर्मूले में कहीं पे भी देखो, ये हमारा मास नंबर था, ये हमारा क्या था, मास नंबर था। मास नंबर यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये और ये मास नंबर थे, ये कैंसिल हो गए। मास नंबर कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ना तो हमारे पास कोई एटॉमिक नंबर है, कोई मास नंबर नहीं है। मतलब ये जो डेंसिटी निकाल रहे हो ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है। किसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन का, किसका न्यूक्लियस। कहीं पे हमने कुछ ऐसा पुट किया है कि भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने पुट किया हो, या हीलियम का मास नंबर हमने पुट किया हो, मास पुट किया हो, कुछ पुट किया किसी भी एलिमेंट का, ना तो हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर पुट किया, ना ही हमने यहाँ पे मास नंबर पुट किया। तो मीन्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये एक कांस्टेंट है, ये सभी के लिए इतनी है। सभी के लिए मतलब चाहे आप हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उठाओ,
चाहे आप यूरेनियम का न्यूक्लियस उठाओ, चाहे आप नियोन का न्यूक्लियस उठाओ, सभी के लिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कहीं मास नंबर का यूज हुआ है, ना ही कहीं पे एटॉमिक नंबर का यूज हुआ है। तो ना तो एटॉमिक नंबर डाला, ना मास नंबर डाला, तो फिर किसका न्यूक्लियस? भैया सभी के न्यूक्लियस की यही होगी। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा? वो कांस्टेंट होती है। वो किन्हीं चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, एलिमेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, ना तो आपके एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है, और ना ही आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है डेंसिटी के बारे में। ये की पॉइंट्स हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है। चलो अब आगे चलते हैं और कुछ छोटी छोटी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली है आइसोटोप्स। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स पहली बात तो सेम एलिमेंट के होंगे। सेम एलिमेंट के होंगे जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, H11, H12, H13। ठीक है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों का मास नंबर अलग अलग है। H11 ये इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। H12 इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। डी से भी लिखा मिल सकता है, D12 ऐसे भी इसको लिख देते हैं। ठीक है, H13 इसे हम बोलते हैं ट्रीटियम। ठीक है, T13 लिखा जा सकता है। ये सारे के सारे किसके हैं भैया? एलिमेंट क्या है इन सब में? हाइड्रोजन ही है, बस नाम अलग अलग कर दिया है, H11, H12, H13। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स हमेशा ही सेम एलिमेंट के होंगे सर? बिल्कुल सही, सेम एलिमेंट के ही होंगे। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो इसी कारण से जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहेगी। अभी अगले चैप्टर में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर आएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। आई होप आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भैया एटॉमिक नंबर सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती हैं क्या? चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, दूसरी बात, आइसोटोप्स के पास नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के चेक कर लो। H11 में 0 है, H12 में 1 है, और H13 में एक से ज़्यादा है, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। दूसरी, इनकी E/m वैल्यू भी सेम नहीं होगी। आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ E/m। सेम E/m वैल्यू। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक चार्ज इनका सेम नहीं होता। E/m वैल्यू क्या है कि भैया क्यों नहीं सेम हो रहा? ठीक है, देखो मास सबका अलग अलग है।
मास क्या है, सबका अलग अलग है, इसीलिए ई बाई एम रेशो इनकी क्या आती है, अलग अलग आती है। चलो नेक्स्ट टर्म है आइसोबार्स। नेक्स्ट टर्म क्या है, आइसोबार्स। अभी आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स पहली चीज से डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट के नहीं होते, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा। मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 614, सर कार्बन का तो 612 होता है, बेटा ये उसका एक आइसोटोप यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड नाइट्रोजन 714, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है। ऐसे ही आप बात कर सकते हो आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। और इनकी आइसोबार्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट ही होती है, क्योंकि भैया एलिमेंट ही डिफरेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, एलिमेंट ही डिफरेंट है, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। आइसोबार्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर। अब किसी के मन में आ रहा था कि मास नंबर सेम है तो इनका क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, नहीं नहीं भैया, एलिमेंट ही डिफरेंट हो गया, तो इस कारण से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी बेटा, डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आ जाती है हमारी आइसोटोन्स। नेक्स्ट क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होगा, हाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के ही होंगे। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल N714 एंड कार्बन 613। ठीक है, निकाल के देखो, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 14 - 7, 7। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 13 - 6 = 7। तो देखो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है। और इसमें ले लो H13 और He24, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, चलो एक लास्ट टर्म, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल N3 - O2 - F-, ठीक है, Na+, Mg2+, और Al3+।
ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है सर। कैसे काउंट किया? 7 इसका एटॉमिक नंबर था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, 10। आप इसमें नियोन भी डाल सकते हैं बीच में, ठीक है, नियोन भी आ सकता है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। ऐसे ही एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचेंगे। तो ये इन सभी स्पीशीज को हम क्या कह सकते हैं? दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आज करानी थी। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कुछ वेव्स के बारे में बता के फिर हम अपना मैक्सवेल की थ्योरी स्टार्ट करेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए बढ़िया रहेगी अगली क्लास, क्योंकि आधा आज होगा, फिर आधा अगली क्लास में होगा। तो सारे बेसिक्स अगली क्लास में करके फिर हम वहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आप अब रुक गए हो, है ना? शेयर करना बंद हो गया है, लाइक आने बंद हो गए हैं, तो भैया ऐसा मत करो। बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।